हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। प्रधानमंत्री मोदी ने ठीक 1 घंटा पहले एक मैसेज देश के साथ शेयर किया। ऑक्सीजन की जो समस्या है बहुत बड़ी है, उसका टेम्पररी सोल्यूशन तो निकल गया है, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन क्या होगा, इसे लेकर नरेंद्र मोदी ने एक फैसला किया। एक नया सिस्टम डेवलप किया गया है जिसका नाम है ऑक्सी केयर। प्रधानमंत्री के स्तर पर यह फैसला लिया गया। ऑक्सी केयर की 1.5 लाख यूनिट्स ली जाएंगी और 322 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसकी तकनीक भी बिल्कुल स्वदेशी होगी। इसे डीआरडीओ ने बनाया है, यानी भारत में ही बनी स्वदेशी ऑक्सी केयर से ऑक्सीजन की कमी पूरी होगी। लेकिन जब मोदी ये सब काम कर रहे थे, उस वक्त मोदी विरोधी क्या कर रहे थे, उससे भी बड़ी बात यह है, क्या मोदी विरोधी किसी विदेशी साजिश में फंसते जा रहे हैं? क्या वो चीनी स्क्रिप्ट पढ़कर मोदी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? इस खबर की पूरी तहकीकात इस रिपोर्ट में। यह खबर बहुत तेजी से फैलाई गई। मोदी की एक जैसी तस्वीर और आगे पीछे करके सेम टू सेम वही बातें। बीबीसी हो, अल जजीरा हो या कोई और विदेशी मीडिया, जिसे देखो वो बस एक नाम यानी लैंसेट का जिक्र करके मोदी पर अटैक करता दिखा। मोदी को घेरने वाले इंटरनेशनल स्क्रिप्ट को कांग्रेस पार्टी ने हाथों हाथ उठा लिया और अपनी सुविधा के मुताबिक फैलाना शुरू कर दिया। कांग्रेस के नेताओं की टाइमलाइन उठाकर देख लीजिए, सबकी टाइमलाइन पर इसी लैंसेट का जिक्र है और मोदी को घेरने के लिए हर कोई बहती गंगा में डुबकी लगा रहा है। मगर अब इस लैंसेट वाले खेल में एक नई बात पता चली है। सॉलिड चाइनीज एंगल सामने आया है। लैंसेट नाम के मेडिकल जर्नल में इंडियाज कोविड-19 इमरजेंसी के नाम से जो आर्टिकल छपा और इसमें जितनी चालाकी से मोदी के खिलाफ नैरेटिव फिट किया गया, रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे अंजाम दिया एक चाइनीज स्क्रिप्ट राइटर ने। यह हेडलाइन पढ़ लीजिए, समझ जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको जरा चाइनीज लेखिका का बायोडेटा दे देते हैं। इस महिला का नाम है हेलेना यू वैंग, जो लैंसेट एशिया की एडिटर है और बीजिंग में बैठकर इस मेडिकल जर्नल के लिए आर्टिकल्स लिखती है। इस महिला की डिटेल कंफर्म करने के लिए जब हमने लैंसेट की वेबसाइट पर जाकर उसकी एडिटोरियल कॉन्टैक्ट डिटेल निकाली तो सब कुछ क्लियर हो गया। डेजिग्नेशन और नाम दोनों आपके सामने है। वैसे अभी तक ये पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि मोदी विरोध का नैरेटिव सेट करने वाला लेख इस चाइनीज ने ही लिखा, क्योंकि लेख में लिखने वाले का नाम साफ नहीं है। मगर लैंसेट की एशिया एडिटर होने के नाते इस संभावना से कैसे इनकार किया जा सकता है कि इस आर्टिकल में जो कुछ भी लिखा गया उसकी जानकारी इस महिला को नहीं होगी। सोशल मीडिया पर बहस शुरू हुई। लोगों ने लिखा, वुहान वायरस के खिलाफ मोदी ने जिस तरह का काम किया, जैसे एक्शन लिए, उसे बदनाम करने के लिए बीजिंग में बैठकर हेड जॉब आर्टिकल का सहारा लिया गया। अब नए फैक्ट सामने आने के बाद ये सवाल तो उठेंगे कि क्या भारत के खिलाफ माहौल बनाने के लिए जानबूझकर इस आर्टिकल में मोदी की बुराई की गई और इसके लिए एक चाइनीज को हथियार बनाया गया? और क्या यह सिर्फ एक संयोग है कि लैंसेट में एंटी मोदी स्क्रिप्ट लिखी जाती है, उस आर्टिकल को प्रकाशित किया जाता है और उसी दिन कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट होने शुरू हो जाते हैं, इसे तेजी से फैलाया जाता है। लेकिन आप जितना समझ रहे हैं, यह खेल उससे कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। लैंसेट की भूमिका आमतौर पर मेडिकल, प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल रिसर्च को सामने लाना है, इलाज के तरीकों की समीक्षा करना और अलग अलग स्टडीज के हवाले से उनके नतीजों को पब्लिश करना है। मगर रिपोर्ट्स कहती हैं कि हाल के कुछ सालों में उसके रवैये से ऐसा नहीं लगा कि जिंदगी बचाने के लिए चिकित्सा जगत की खूबियों को सामने लाना उसका मेन टारगेट है। इसके उलट लैंसेट पर चंद देशों के इशारों पर चलते हुए एजेंडे को आगे बढ़ाने का आरोप लगा। उदाहरण के तौर पर पिछले साल लैंसेट में 1 लाख के करीब कोरोना मरीजों पर की गई शोध पर आधारित एक रिपोर्ट छपी, जिसमें दावा किया गया कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन नाम की दवा से कोविड-19 मरीजों की मौत का खतरा बढ़ जाता है। इस शोध की वजह से WHO ने कोविड-19 के मरीजों पर HCQ के क्लिनिकल ट्रायल्स रोक दिए। मगर बाद में इस जर्नल ने एक आंतरिक जांच को आधार बताते हुए HCQ वाले स्टडी को वापस ले लिया। इन हेडलाइंस से सब कुछ क्लियर है कि कभी कभी हड़बड़ी करने में भयंकर गड़बड़ी हो जाती है।
इन हेडलाइंस को रिकन्फर्म करने के लिए जब हम लैंसेट की आधिकारिक वेबसाइट पर गए तो वहां हमें उसी आर्टिकल पर बड़े बड़े अक्षरों में रिट्रैक्टेड लिखा हुआ दिखाई दिया। वो स्क्रीनशॉट इस वक्त आपके सामने है। अब सवाल उठता है कि अगर रिसर्च वर्क में गड़बड़ियां थी तो उसे इस जर्नल में प्रकाशित ही क्यों किया गया? क्या HCQ से मौत के ज्यादा खतरे वाले दावे किसी के इशारे पर किए गए थे? इस मामले में उंगली चीन की तरफ उठी। कहा गया कि चीन नहीं चाहता था कि उससे पहले यूरोप, अमेरिका या भारत कोरोना की वैक्सीन बना ले, क्योंकि इसमें एक विशाल बाजार की संभावना है। और अब यह दावा किया जाना कि मोदी विरोधी आर्टिकल के पीछे चाइनीज दिमाग है, चाइनीज स्क्रिप्ट राइटर है। ये क्रोनोलॉजी देखकर और सुनकर किसी को भी शक होगा, कोई भी यही सोचेगा कि पर्दे के पीछे आखिरकार कौन सा खेल चल रहा है। इस खेल को समझने के लिए आपको इंडिया को मिल रहे इंटरनेशनल हेल्प की लेटेस्ट तस्वीरें देखनी होगी। भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोबमास्टर जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से 35 टन मेडिकल सप्लाई लेकर मुंबई के लिए रवाना हुआ। रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने कुछ घंटों पहले ही 200 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और मेडिकल इक्विपमेंट्स के साथ एक फ्लाइट दिल्ली में लैंड कराई है। नीदरलैंड्स और स्विट्जरलैंड से भी इमरजेंसी मेडिकल सप्लाई आई है। ओमान ने कुछ घंटों पहले 36 वेंटिलेटर और 30 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 100 ऑक्सीजन सिलेंडर, जरूरी दवाएं और मेडिकल सप्लाई भेजी है। जापान ने भी कुछ घंटों पहले 2 एयरक्राफ्ट से 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की डिलीवरी की है। दुनिया ने इंडिया को मदद भेजी और भारत ने वो मदद हॉस्पिटल्स में भेजी। देश भर के 19 हॉस्पिटल को नए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट मिल गए हैं। रूस से आई मशीनें काम करने लगी हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, UAE, इजराइल से आए इक्विपमेंट्स भी फिट हो गए हैं। रोमानिया, फ्रांस और जर्मनी के प्लांट्स भी एक्टिव हो गए हैं। वीडियो भी कैमरे पर है और ऑडियो भी रिकॉर्डेड है। जो विदेशों, US और रोमानिया से जो उन्होंने इतने सारे सिलेंडर इतने कम समय में हमारे पास भेजे, उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। PGI MER Chandigarh received several life-saving equipment through Government of India, like non-invasive ventilator, oxygen concentrator, bulk oxygen cylinders, along with remdesivir and PP kits. All these equipments and materials has been put to use for the COVID patients. सरदार वल्लभ भाई पटेल DRDO कोविड हॉस्पिटल से तस्वीरें आई हैं। जर्मनी से आया विशाल ऑक्सीजन प्लांट भी चंद दिनों के अंदर काम करने लगा है। खुद भारत में जर्मनी के एम्बेसडर ने ट्वीट करके जानकारी दी है। इंडिया टीवी रिपोर्टर गोनिका अरोड़ा ने सीधे स्पॉट से इसकी रिपोर्टिंग की है। सेल्फ कंटेन ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट इस वक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड हॉस्पिटल में लगाया गया है, जो कि DRDO की तरफ से ऑपरेट किया जा रहा है। और इस प्लांट की खास बात यह है कि एक दिन में 4 लाख लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस यहां पर की जाती है। और ये जो ऑक्सीजन प्लांट है, इस प्लांट के बारे में पूरी जानकारी आपको देते हैं कि इस तरीके से इस एक प्लेटफॉर्म में इस पूरे ऑक्सीजन प्लांट को बनाया गया है। और यहाँ पर इस ऑक्सीजन प्लांट को कुछ दिन पहले एयरलिफ्ट करते हुए 2 इंस्टॉलमेंट्स में भारत लाया गया था। और जर्मन आर्मी के जो सोल्जर्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। उनकी एक पूरी टीम, 13 लोगों की टीम यहाँ पर है। कर्नल थिम की अध्यक्षता में ये टीम यहाँ पर पहुंची है और उनके लीडरशिप में यहाँ पर ये पूरा ऑक्सीजन प्लांट इस वक्त जनरेट किया गया है। और जो DRDO के साइंटिस्ट हैं उन्हें इसके बारे में पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है, ट्रेन किया भी जा चुका है कि आखिर ये प्लांट किस तरीके से काम करेगा। ये जर्मन प्लांट कैसे काम करेगा, कैसे ऑक्सीजन जनरेट करेगा, इसका पूरा विश्लेषण अब खुद एक्सपर्ट्स की जुबानी सुनिए। जो जनरेटर है ये कैसे काम कर रहा है और कैसे कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है जिससे ऑक्सीजन प्लांट चल रहा है? सर मैम ये 70 kVA का जनरेटर है। ये बेसिकली 2 जनरेटर्स हैं। तो ये फेल सेफ के लिए रखा गया है कि अगर एक जनरेटर काम ना करे तो दूसरा जनरेटर अपने पास है कि अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो हम दूसरे जनरेटर, और ये दोनों ऑटोमेटिक है, मतलब अगर ये बंद होगा तो वो अपना आप चालू हो जाएगा। तो नेवर एवर अपना प्लांट कभी बंद होगा। इसको सप्लाई मिल जाती है तो ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है उसी को कंसंट्रेट करता है, उसी से एक्सट्रैक्ट करता है ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले जो 2 हमारे पास में फिल्ट्रेशन यूनिट्स हैं जो कि एटमॉस्फेरिक एयर को फिल्टर करते हुए, यानी पार्टिकल्स को रिमूव करते हुए, थोड़ा कूल डाउन करते हुए सिस्टम के पास पहुंचाते हैं। ये सिस्टम में 3 प्लेटफॉर्म्स हैं, 1, 2, 3 प्लेटफॉर्म। हर प्लेटफॉर्म पे 12 सिस्टम लगे हुए हैं 10 लीटर पर मिनट की कैपेसिटी के। तो 10 लीटर पर मिनट एक सिस्टम जनरेट करता है। तो टोटल 360 लीटर्स ऑक्सीजन गैस
94% प्योरिटी के साथ में हम यहाँ पे जनरेट कर पाते हैं। क्योंकि ये गैस कम प्रेशर पे होती है तो इसका प्रेशर बढ़ाने के लिए हमारे पास में बूस्टर पंप्स लगे हैं। तो यहाँ पे एक 1.5 बार होता है, उसको बढ़ाने के बाद में एक पंप लगा वो 6 बार पे कर देता है। फिर 6 बार के साथ हम लोग इधर प्लांट पे आते हैं। ये हमारे पास 2 बूस्टर जनरेटर्स हैं, ये जो प्रेशर को और बढ़ा देते हैं। तो प्रेशर को यहाँ से 6 बार में जो इन सिलेंडर्स में स्टोर होती है अराउंड 365 लीटर पर सिलेंडर के हिसाब से जो स्टोर ऑक्सीजन गैस है उसको हाई प्रेशर पे करके आगे फिलिंग स्टेशन पे भेजते हैं। ऑक्सीजन जनरेट होने के बाद सिलेंडर की फिलिंग का प्रोसेस बहुत मायने रखता है। इसका खास ख्याल रखा गया है। ये पूरी प्रक्रिया कैसे होती है, अब ये देखिए। थोड़ा सा अलग तो है मैम, क्योंकि ये जर्मन की सिस्टम है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है अलग अलग है, बट ये फुल्ली ऑटोमेटिक है। ये बहुत ही कन्वीनियंट है और बहुत अच्छा तरीके से ये काम कर रहे हैं। तो कैसे ये काम करें, कैसे यहाँ पर फिलिंग होती है? फिलिंग के लिए मैम ये पर्टिकुलर एक एरिया है। इस एरिया में हम सिलेंडर्स जो बाहर से आते हैं हमारे पास, जो हमारे सेंटर से आते हैं सिलेंडर, हम उनको चेक करते हैं यहाँ पे। चेक करने के बाद उस सिलेंडर को फिर हम वहाँ पे ले जाते हैं, उसको क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद हम अंदर ले जाते हैं। अंदर जाके ये हमारा जो है यहाँ पे हम इसको चेक करते हैं, सिलेंडर को क्लीन करते हैं यहाँ पे इस जगह पे। क्लीन करने के बाद सिलेंडर को हम उठा करके इस यहाँ पे लाते हैं। दिस इज अ फिलिंग एरिया में, ये फिलिंग एरिया है। इस फिलिंग एरिया में हम इस क्लैंप के थ्रू जो है सिलेंडर को बांध देते हैं। ये आप देख रहे हैं कि सिलेंडर बंधा हुआ है। बांधने के बाद सिलेंडर को फिर हम ये जो अटैचमेंट है इसको कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद इसके सारे वॉल्व खोलते हैं। खोलने के बाद सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारा ये ग्रीन कलर का लाइट जल रहा है कि नहीं, क्योंकि ये हमारा पीछे से कंट्रोल होता है। कंट्रोल पैनल से जब तक ओके का सिग्नल नहीं मिलता हम आगे का प्रोसेस नहीं करते हैं। उसके बाद अगर ये ग्रीन सिग्नल हो जाता है उसके बाद हम सारे सिलेंडर्स के वॉल्व खोलते हैं। वॉल्व खोलने के बाद सबसे पहले हम इसकी पर्जिंग करते हैं। पर्जिंग करने के लिए ये हमारे पास वॉल्व है, EV7 वॉल्व है, इसके थ्रू हम पर्ज करते हैं विदिन 1 मिनट तक। पर्ज करने के बाद इस वॉल्व को बंद कर देते हैं। देन उसके बाद हम ये जो उसके साइड में जो फिलिंग वॉल्व है उसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद ये हमारे ये ग्रीन लाइट के ऊपर एक और ग्रीन कलर का बटन है, उसको हम ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद ये फिलिंग स्टार्ट हो जाती है। फिलिंग स्टार्ट हो जाती है जब तक 210 डिग्री मतलब 210 बार तक का प्रेशर नहीं आता तब तक जो है हमारी फिलिंग चलती रहती है। फिर ऑटोमेटिकली जैसे ही 210 बार पहुंचता है ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। This plant is very, very helpful for India because we think every life counts and every liter of oxygen counts, and this can help a lot of people in this area, and I'm pretty sure this can save lives, and we are very proud of this. You're more than welcome. कर्नल थेम जिन्होंने पूरी जानकारी दी कि इस प्लांट को 1 मई को यहाँ पर लाया गया था, 2 इंस्टॉलमेंट में ये प्लांट यहाँ पर आया और मंडे से ये प्लांट यहाँ पर काम कर रहा है। हर रोज 4000 लीटर ऑक्सीजन इस प्लांट के जरिए यहाँ पर जनरेट की जा रही है। मोदी को घेरने के लिए जो बाहरी तत्व एजेंडे वाले आर्टिकल छाप रहे हैं या छपवा रहे हैं उसके पीछे भी एक बड़ी वजह ये तस्वीरें भी है, क्योंकि भारत को कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में वैश्विक समर्थन मिल रहा है। कुछ और एग्जांपल्स देखिए। अमेरिकी कंपनी जिलेट ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की 78,595 और वायल्स भेज दी हैं। लग्जमबर्ग ने 58 वेंटिलेटर्स की मदद की। यूएई ने 5 लाख फेविपिरावीर टैबलेट डोनेट किए। स्पेन से 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 141 वेंटिलेटर भारत पहुंच चुके हैं और ये लिस्ट बढ़ती जा रही है। भारत ने पिछले साल कोरोना महामारी का मुकाबला डट कर किया, दुनिया की भी मदद की, नए दोस्त बनाए और यही बात कुछ विदेशी ताकतों को पसंद नहीं आ रही। इन विदेशी ताकतों की दूसरी समस्या यह भी है कि दुनिया से मिल रही मदद के अलावा भारत खुद भी अपनी बदौलत ये जंग लड़ रहा है। वायुसेना, नौसेना नॉन स्टॉप एक्टिव है। इंडियन एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर 732 से ज्यादा सॉर्टीज ले चुके हैं। देश और विदेश से 498 ऑक्सीजन टैंकर्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जा चुके हैं। इस मिशन के लिए वायुसेना ने 42 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लगा रखे हैं, जिसमें 6 C-17 ग्लोबमास्टर, L-76 ट्रांसपोर्ट प्लेन्स, 30 मीडियम लिफ्ट C-130J और AN-32 एयरक्राफ्ट इस मेगा मिशन का हिस्सा हैं। वायुसेना के ये विमान जर्मनी, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और सिंगापुर सहित 9 से ज्यादा देशों में उड़ान भर चुके हैं। विदेशों में 98 सॉर्टीज लगाई गई हैं। विदेशों से 95 कंटेनर्स लाने के लिए 480 घंटों का सफर तय किया गया है।
ठीक इसी तरह ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 के तहत भारतीय नौसेना का INS तरकश 40 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के साथ 2 क्रायोजेनिक कंटेनर्स और 230 ऑक्सीजन सिलेंडर्स के साथ बुधवार को मुंबई पहुंच चुका है। अब तक नौसेना के 7 जहाज 13 कंटेनर्स में 260 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के साथ भारत पहुंच चुके हैं और इन कंटेनर्स की राज्यों को डिलीवरी शुरू हो चुकी है। इसके अलावा इस वक्त नौसेना का INS जलाश्व ब्रोनोई में है। INS शार्दुल मेडिकल सप्लाई के लिए कुवैत पहुंच चुका है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस अभी भी तेज रफ्तार से एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर पहुंच रही है। अभी तक भारतीय रेलवे 396 टैंकर्स में 6260 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई अलग अलग राज्यों में कर चुकी है। मंगलवार को देश में ऑक्सीजन एक्सप्रेस से 800 मीट्रिक टन LMO की सप्लाई हुई। अभी तक 100 ऑक्सीजन एक्सप्रेस अपनी यात्रा पूरी कर चुकी है। इसका सीधा फायदा उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, राजस्थान, दिल्ली और यूपी को हुआ है। देहरादून के लिए 120 मीट्रिक टन और पुणे के लिए 55 मीट्रिक टन के साथ पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस मंगलवार रात पहुंच चुकी है। 407 मीट्रिक टन महाराष्ट्र में उतारे जा चुके हैं। 1680 मीट्रिक टन यूपी में, 360 मीट्रिक टन MP में, 939 मीट्रिक टन हरियाणा में, 123 मीट्रिक टन तेलंगाना में, 40 मीट्रिक टन राजस्थान, 120 मीट्रिक टन कर्नाटक और 2404 मीट्रिक टन दिल्ली में ऑफलोड किए जा चुके हैं। इन सबके बीच एक बड़ी खबर यह है कि DRDO की तरफ से तैयार किए गए ऑक्सी केयर सिस्टम को PM केयर फंड्स की तरफ से मंजूरी मिल गई है। अच्छी खबर यह है कि जल्द ही इसकी सप्लाई प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। PM केयर फंड से 322 करोड़ रुपए की लागत से DRDO द्वारा विकसित ऑक्सी केयर सिस्टम की 1,50,000 यूनिट की खरीद को मंजूरी दी गई है। DRDO के मुताबिक ये एक SpO2 आधारित ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम है जो ऑक्सीजन को नियंत्रित करता है और महसूस किए SpO2 स्तर के आधार पर मरीज तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस सौदे में NRBM मास्क के साथ 1 लाख मैनुअल और 50,000 ऑटोमेटिक ऑक्सी केयर सिस्टम खरीदे जाएंगे। इस सिस्टम को बेंगलुरु स्थित डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी ने ऊंचाई पर तैनात सैनिकों के लिए तैयार किया था। बताया जा रहा है कि यह सिस्टम फील्ड पर ऑपरेशन को पूरा करने के लिए तैयार की गई है और बेहद मजबूत है। ऑक्सी केयर सिस्टम की खरीद का फैसला ऐसे समय में किया गया है जब देश के कई बड़े शहरों में ऑक्सीजन की किल्लत की खबरें आ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिस्टम खरीदने का यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई एक हाई लेवल मीटिंग में लिया गया। इस दौरान अधिकारियों को मोदी का मैसेज क्लियर था, ज्यादा मामलों वाले राज्यों को इन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को जल्द से जल्द पहुंचाया जाए। मोदी क्या कर रहे हैं ये सब आपने देख भी लिया, समझ भी लिया, मगर इस मुश्किल वक्त में भी मोदी विरोधियों की टाइमलाइन में सिवाय विरोध के कुछ नहीं है। एक लेटेस्ट एग्जांपल देखिए, 12 विपक्षी पार्टियों ने वैक्सीन के मुद्दे पर एक साथ मिलकर मोदी को एक कॉमन चिट्ठी लिखी है। इसमें कांग्रेस, JDS, NCP, सपा सहित 12 पार्टियों के नाम है। चिट्ठी के फ्रंट पेज पर ममता बनर्जी का नाम है। मैसेज वैक्सीन वाला है मगर मंशा कुछ और ही नजर आती है। आज आपको ये सारे फैक्ट्स बताने इसलिए जरूरी थे क्योंकि विदेशी ताकतें जैसा नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही हैं, वास्तविकता में वैसा है नहीं। मोदी वॉर फुटिंग पर नॉन स्टॉप काम कर रहे हैं और दुनिया बिना रुके, बिना थके भारत की मदद कर रही है। उत्तर प्रदेश से कोरोना के नए आंकड़े भी अभी आए हैं। पिछले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश में 329 लोगों की जान गई, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा गंगा नदी की है और खास तौर पर यूपी के 2 जिले गाजीपुर और बलिया। जो नए आंकड़े आए हैं उनके मुताबिक गाजीपुर में आज 6 लोगों की मौत हुई जबकि बलिया में 1 मरीज की जान गई। लेकिन इस वक्त गांव में जबरदस्त पैनिक है और इसकी वजह है सोशल मीडिया पर चल रहे ऐसे वीडियोस जिनमें बताया जा रहा है कि गंगा नदी में लाशें निकल रही हैं। आखिर सच क्या है, आपको ये रिपोर्ट देखकर पता चलेगा। गंगा नदी में नाव चल रही है और लाशों की गिनती भी चल रही है। आप चौंक जाएंगे सुनकर कि कितने शव नाव से बांधकर किनारे तक लाए गए। ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की तस्वीरें हैं, लेकिन गंगा नदी में शवों की रिपोर्ट सिर्फ गाजीपुर से ही नहीं बल्कि यूपी के बलिया और बिहार के बक्सर से भी मिली हैं।
आज भी उधर से जो लाश बह कर आई है, 5-6 लाश जो आप बता रहे हैं, आज आंधी पानी बहुत तेज था, उसी आंधी पानी के चलते उधर से भी जो लाश बारे और बीरपुर अटकी हुई थी, धारा से मारकर यहाँ आकर लगी हुई है उस बगल साइड में। गंगा नदी में ये लाशें कहां से आई, इसे समझना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से बिहार में बक्सर और फिर यूपी के बलिया, गंगा नदी इन तीनों जिलों से गुजरती है और यहीं पर गंगा में लाशें बरामद हुई हैं। गंगा नदी पहले यूपी गाजीपुर से आगे बढ़ती है, फिर बिहार में दाखिल होकर बक्सर से होकर गुजरती है और फिर उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का किनारा पड़ता है। नदी इस दौरान करीब 200 किलोमीटर का रास्ता तय करती है। गाजीपुर के डीएम का कहना है कि लोगों को पैनिक करने की जरूरत नहीं है। मैंने फिर अपने अफसरों की पेट्रोलिंग कराई तो 12 एक जगह है, 12 एक गांव है गंगा के किनारे, वहां एक डेड बॉडी उस समय मिली थी और उस डेड बॉडी का फिर हम लोगों ने सम्मानजनक ढंग से अंत्येष्टि करा दिया और उसके बाद फिर हम लगातार पेट्रोलिंग भी करा रहे हैं। कल शाम को एक डेड बॉडी और मिली थी, ग्रामर घाट है जहाँ क्रिमेशन पॉइंट है, क्रिमेशन होता है, वहां भी एक डेड बॉडी मिली थी, तो उसका भी हम लोगों ने सम्मानजनक ढंग से क्रिमेशन करा दिया और हमारी टीमें लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं। हमने अपने जनपद में 4 टीमें बनाई हुई हैं जिसमें मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर से लोग भी हैं। गाजीपुर के डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने घाटों का भी दौरा किया और पूरा जायजा लिया है। नदी में प्रवाहित नहीं की जाएगी, इस चीज को आप लोग सुनिश्चित कर लीजिए, क्योंकि ये नदी में प्रवाह हो रहा है, 100 इकट्ठा चले जा रहे हैं, कहीं किनारे लग जा रहे हैं 50, 100, 150, 100, जो कि बहुत भयावह स्थिति पैदा हो रही है। तो सभी लोग ध्यान दें, कोई भी 100 आप लोग ला रहे हैं तो 100 को बढ़िया से या तो आप लोग मुखाग्नि देके उनको जला दीजिए अथवा नदी के किनारे उनको दफना दीजिए उचित खुदाई करके। ऐसे नदी में मत प्रवाह करिए या तो फिर अधजला 100 भी न प्रवाहित करिए आप लोग। उनका दावा है कि पिछले 2 दिनों में इतने शव नहीं मिले जितने मीडिया में बताए जा रहे हैं, लेकिन सरकारी आंकड़ों के उलट जो स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो बता रही हैं कि गंगा से बड़ी तादाद में शव मिले हैं। गाजीपुर से कई रिपोर्ट्स छपी हैं, वहां के फिगर्स कुछ अलग अलग कह रहे हैं। गाजीपुर जैसे दावे बिहार के बक्सर में भी किए जा रहे हैं। ज्यादा शव नहीं मिले हैं। बक्सर के एसडीएम ने खुद गंगा के किनारों का नाव से जायजा लिया है। 11 मई तक बक्सर के इलाके में 71 शव मिले थे, सभी को डिस्पोज कर दिया गया। इसके बाद 11 मई की रात में 2 और 14 मई की रात में 6 शव मिले हैं। पहले 71 डेड बॉडीज मिली थी, मैं 3-4 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। तो उसके बाद हम लोगों ने उत्तर प्रदेश जो प्रशासन है उनसे बात की, हमारे चीफ सेक्रेटरी महोदय ने अपने काउंटर पार्ट चीफ सेक्रेटरी साहब से बात की, हमारे एसीएस होम साहब ने अपने यूपी के एसीएस होम साहब से बात की और मैंने जो है डीजीपी उत्तर प्रदेश साहब से बात करके उनको रिक्वेस्ट किया कि ये जो भी प्रक्रिया है, जो पालन हो रहा है, इसका जो प्रोटोकॉल है उसके अंतर्गत होना चाहिए और ये नदी में इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। बक्सर प्रशासन और बिहार पुलिस का ये कहना है कि गंगा नदी में पिछले 2 दिनों में अब तक 77 शव मिले हैं और अब इसे लेकर पटना हाईकोर्ट ने भी बिहार सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने यह पूछा है कि आखिर इतने शव कहां से आ रहे हैं, शवों का निष्पादन कैसे किया जा रहा है। राज्य सरकार कल हाईकोर्ट में अपना जवाब रखेगी। अब बक्सर की स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट्स देख लीजिए और उसकी तुलना वहां के प्रशासन के दावों से की जा सकती है। बक्सर की ग्राउंड रिपोर्ट बता रही है कि गंगा नदी में एक साथ इतनी लाशों का मिलना बहुत बड़ी तबाही का संकेत दे रहा है, क्योंकि कोरोना गांव में इतनी जाने ले रहा है जिसका हिसाब लगाना मुश्किल हो रहा है। परसों नरसों से उधर से लाश जो बह कर आई थी, बारे और बीरपुर और गहमर से, अब आंधी पानी के चलते समझ लीजिए उधर से लाश बह कर चली आई थी। अब तो लाश जितना लाश है वो उधर से भी बीन बीन कर बोट जो है ला रही है, ला कर मैं लाश को दफना दिया गया है सर। वैसे बिहार यानी बक्सर का प्रशासन ये भी कह रहा है कि लाशें बक्सर की नहीं है और ये पीछे यानी उत्तर प्रदेश से बहती हुई बिहार में पहुंची हैं। देखा जाए तो ये लाशें 300 से 400 किलोमीटर के दायरे में मिली हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर दूर दराज गाँव में तबाही कितनी ज्यादा हो रही है। लोग मर रहे हैं और उनके अंतिम संस्कार के बजाय लोग लाशों को बहाने के लिए मजबूर हैं। जो बक्सर का एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने अपने काउंटर पार्ट्स गाजीपुर से, बलिया से, उनसे भी बात की। तो ये जो 71 डेड बॉडीज मिली थी, इसको तो जो है बहुत पुरानी हालत में ये थी, तो इनका हम लोगों ने जो है यूबी केस दर्ज करके डीएनए सैंपल प्रिजर्व कर लिया
और कल रात और आज सुबह से मात्र 6 और डेड बॉडी जो है मिली है। वो हमने महाजाल जो लगाया है, 2 डेड बॉडी उस महाजाल में फंस गई थी और 4 डेड बॉडी उसके नीचे से निकलकर जो है वो आगे आ गई थी। तो उस पर हम अपेक्षित कार्रवाई जो है वो कर रहे हैं। बक्सर के किसी भी ऑफिसर का ना तो मेरे पास फोन आया था, ना ही मेरे कोई बात हुई है। तो ये बक्सर में और चौसा में डेड बॉडीज आई हैं, कहाँ से आई हैं, कैसे आई हैं, ये तो वहीं के लोग बता सकते हैं। अब ये तो बड़ा मतलब अजीब है कि कहाँ से लाशें आई। अब बट जहां भी लाशें मिली, हम तो अनुरोध करेंगे कि आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है, बल्कि उन लाशों का सम्मानजनक ढंग से क्रिमेशन होना चाहिए और हमारा ध्यान हमारे अपने कोविड पेशेंट्स और उनके परिजनों की सेवा में और उनके लिए जितना हम मैक्सिमम डर उनके मन से निकाल सकें, उसमें हम अपना टाइम लगाएं तो बेहतर होगा। बक्सर में गंगा किनारे रहने वाले लोगों का कहना है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में गंगा में इतनी लाशें तैरती नहीं देखी। डॉक्टरों का कहना है कि ये शव 5 से 6 दिन पुराने हैं। शवों की हालत इतनी खराब है कि उनका बिना पोस्टमार्टम किए दफनाया जा रहा है। गंगा नदी पर इतनी करीबी निगाह रख पाना मुश्किल है। बीच में गंगा के किनारे बड़े सैकड़ों गांव हैं और वहां मौतों का रिकॉर्ड सही नहीं मिल रहा। एक बार फिर मैप पर आपको दिखाते हैं कि गंगा का फ्लो किस तरफ है। लाशें अगर इन शहरों की नहीं है तो या ये पीछे से आ रही हैं या फिर बीच में बसे गांवों के लोग इन लाशों को गंगा में बहा रहे हैं। अब गाजीपुर में गंगा के घाटों पर लाशों का सीधा जल प्रवाह न किया जाए, इसके लिए निगरानी समिति भी बनाई गई है। गाजीपुर के डीएम ने 9 अधिकारियों की एक कमेटी बनाई है जो घाटों पर जाकर लोगों से बात कर रही है और लाशों के बारे में जानकारी जुटा रही है। गंगा के दोनों किनारों पर जितना भी एरिया जनपद गाजीपुर में आता है, लगातार हम पेट्रोलिंग के माध्यम से लोगों में अवेयरनेस भी कर रहे हैं, लोगों को सेंसिटाइज भी कर रहे हैं और ये सुनिश्चित करा रहे हैं कि कहीं इस तरह से कोई प्रॉब्लम ना आए। टीमें लगातार चक्रमण कर रही हैं और हमने हर क्रिमेशन पॉइंट पर जो महत्वपूर्ण स्थान है वहां हमने कैमरे भी लगवा दिए हैं, जिससे अगर किसी प्रकार की कोई ऐसी अवांछनीय गतिविधि किसी के द्वारा की जाती है तो हम उसे ट्रेस भी कर सकें। तो हमारे जनपद में इसमें नॉर्मल है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी निगरानी मुख्य घाटों पर ही की जा सकती है, लेकिन दूर दराज के गांवों में यह आसान नहीं है। गाजीपुर के पास गंगा नदी का बड़ा हिस्सा चंदौली को छूकर भी गुजरता है और यह आशंका है कि ये लाशें पीछे से भी आ सकती हैं। गंगा नदी में सबसे ज्यादा शव गाजीपुर और बक्सर से मिलने की बात सामने आई है। अब इन दोनों जिलों की दूरी को समझते हैं। उत्तर प्रदेश में गाजीपुर से बिहार के बक्सर तक गंगा नदी करीब 75 किलोमीटर तक बहती है और इस बीच जो बड़ी आबादी रहती है वो ज्यादातर गांव में है जो गंगा किनारे हैं। इसमें बैरनपुर, कलानपुर, नारायणपुर, साधोपुर, शेरपुर, हैरतपुर, पृथ्वीपुर, गहमर, बीरपुर और फिर बिहार में चौसा, कम्हारिया, मिसरौलिया जैसे इलाके शामिल हैं। इसलिए गाजीपुर से बक्सर तक गंगा नदी में जो लाशें बरामद हुई हैं वो इन्हीं इलाकों की हो सकती हैं, यानी इन्हीं इलाके के लोगों ने मौत के बाद उनको गंगा नदी में सहरा दिया होगा। गाजीपुर में जो लाशें मिली हैं वो नरवा गंगा घाट, सोझवा गंगा घाट और मठिया घाट के आसपास बरामद हुई हैं। इधर का मसान में तो लाश नहीं है सर, ठीक सटे हुए लाश है। तो उधर तो हम लोग नहीं गए हैं सर, उधर तो हम नहीं देखे हैं, लेकिन यहाँ जो है अभी लाश इधर तो नहीं है, देख लीजिए। एक बात बताइए बाबा कि यहाँ पे पहले कितना दिन पहले यहाँ लकड़ी यहाँ मिलता था कि नहीं? ना, लकड़ी की व्यवस्था नहीं था सर। लकड़ी की व्यवस्था नहीं था। दुर्गा मंदिर से जाकर लोग लकड़ी लाते थे और लाश को यहाँ जलाते थे। उत्तर प्रदेश का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने लेवल पर भी इस प्रॉब्लम को बहुत गंभीरता से देख रहा है और अब जो फ्लो है डेड बॉडीज का वो बहुत कम हो चुका है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले और एक आध दिन में वो पूरी तरह से जो है वो रुक जाएगा और जो एक विधिवत तरीके से शवों का जो है वो दाह संस्कार होना चाहिए वो होगा वहां पर भी, और हम लोग अपनी तरफ से जो हमारे हमसे अपेक्षित है वो काम हम लोग करते हैं। वहीं गाजीपुर के धर्मपुर में भी कई लाशें मिलने की रिपोर्ट मिली है। ये शव गंगा में बहकर किनारे लग गए थे, बाद में इनको नदी से निकालकर गंगा के किनारे दफन कर दिया गया। हम लगातार ये सुनिश्चित भी कर रहे हैं कि हमारे जनपद में जितने भी क्रिमेशन ग्राउंड्स हैं, क्रिमेशन पॉइंट्स हैं, वहां किसी को कोई असुविधा ना हो, कोई परेशानी ना हो। और हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि अगर किसी को डेड बॉडी क्रिमेशन पॉइंट तक लाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट व्हीकल भी अवेलेबल करा रहे हैं। इसके अलावा ये कोई वीकर सेक्शन का पर्सन है, कोई डेड बॉडी है उस फैमिली की और उनके पास पैसे नहीं है
तो हम उनके लिए अंत्येष्टि पर पूरा सम्मानजनक ढंग से अंत्येष्टि संपन्न कराने के लिए पैसे भी गवर्नमेंट की तरफ से जो निर्धारित दर है वो हम पैसे भी उनको उपलब्ध करा रहे हैं। वैसे उत्तर प्रदेश और बिहार जैसी रिपोर्ट मध्य प्रदेश से भी आई है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से रिपोर्ट मिली कि रूंज नदी में 6 शव बहते हुए नजर आए, लेकिन प्रशासन का दावा है कि सिर्फ 2 शव मिले हैं और पहचान के बाद जब उनके परिवार वालों से बात की गई तो पता चला कि उनकी मौत कोरोना से नहीं हुई थी। सिर्फ 2 यहाँ पे डेड बॉडी है। बगल का गाँव बीर सरोरिया गाँव के लोगों ने एक को शरीर पे सफेद दाग थे जिनको नॉर्मल तौर पे जो है दाह संस्कार नहीं करते, उनको यहाँ पे जल प्रवाह किया है। एक और थे जिनकी 3-4 साल से कैंसर से पीड़ित थे, जिनको भी जो है यहाँ जल प्रवाह किया, जिनका यहाँ के लोगों का कहना है कि ऐसे लोगों के लोग दाह संस्कार नहीं करते। भारत में अब तक कोरोना के केस शहरों से आ रहे थे, लेकिन गांव में भी अब मौतें हो रही हैं और इसकी एक बड़ी वजह है कि गांव में कोविड को काउंटर करने के लिए वो तैयारी नहीं है जैसी शहरों में फिर भी है। ना टेस्टिंग हो रही है, ना ट्रेसिंग और ना ही ट्रीटमेंट मिल रहा है। इसलिए इस वक्त सरकारों को ज्यादा फिक्र गांव की हो रही है, क्योंकि वहां कोरोना फैलने का मतलब है ज्यादातर केस पकड़ में ही नहीं आएंगे। यूपी और बिहार जैसे राज्यों के लोग कोरोना को खांसी और बुखार समझ रहे हैं और बीमार होने पर ऐसे डॉक्टरों के पास पहुंच रहे हैं जो नीम हकीम या झोला छाप है। इसलिए अगर सही मेडिकल ट्रीटमेंट इन लोगों को नहीं मिला तो गांव से और बुरी खबरें आ सकती हैं। आगे बढ़ेंगे। देश के मुस्लिम भाइयों के लिए ईद पर क्या ऐलान हुआ है, देखिए एक ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।